Hello friends, my name is Dr. Uma Hassan and today I'm going to have a discussion on application of anthropology. जब आप anthropology optional लेते हैं तो उसका major benefit क्या होता है कि it is overlapping with your GS. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो डिफिकल्ट ऑप्शनल चूज कर लेते हैं क्योंकि उनका मेजर या उन्होंने ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में किया होता है. ओके, तो वो आई वुड से कि दे आर टेकिंग वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स लाइक मैथमेटिक्स ले लेंगे, फिजिक्स ले लेंगे और केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट. अब आई एम नॉट सेइंग कि ये ऑप्शनल किसी को लेना नहीं है. ले सकते हैं आप, डेफिनेटली ले सकते हैं. आपको लगता है कि आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे तो वेरी फाइन, आप करिए एंड गिव यू 110%. बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या फिजिक्स ऑप्शनल से किसी ने कभी टॉप नहीं किया है. आपको ऑप्शनल वही चूज करना चाहिए जिसमें आप कुछ अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना पाओ. वो रीजन कुछ भी हो सकता है. यू कैन नॉट हैव सिमिलर स्ट्रैटेजी. ओके, बट यस, व्हेन यू आर टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी, और ये जो टॉपिक आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आपने पूरी जिंदगी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, फिजिक्स पढ़ी हो, मैथमेटिक्स पढ़ी हो, या आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ा हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो, उर्दू लिटरेचर पढ़ा हो, राइट. पर आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, आप जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, you people have to study for your UPSC preparation because this is a part of your GS3. आपके GS3 में जो साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो इसमें आपको बहुत ज्यादा मेजरली हेल्प करेंगे. क्यों? लेट मी जस्ट शो यू वंस. ये यू कैन सी दिस सिलेबस, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स. अब we all know as informed citizens that nowadays sports plays significant role in bringing integrations among nations. So it is a role of, I would say, physical anthropologist or physical anthropologist when they are talking about how they can contribute society or to society. Their understanding of anthropometric measurements can help sports person. Okay, so you would see कि किस तरीके से application of anthropology is very much related to your current affairs topic. Okay, then nutritional anthropology, anthropology in designing of defense and other equipments, forensic anthropology, then we are talking about fertility diagnosis, genetic counseling, right, DNA technology in diseases and medicine, serogenetics, cytogenetics and reproductive biology, which is a very much part of your GS का पार्ट, जो आपके मेन सिलेबस है GS 1 2 3 4 में. उसमें जो टॉपिक 3 है उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं. तो जब आप एंथ्रोपोलॉजी के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगा. आई कैन जस्ट शो यू सम क्वेश्चंस. ओके, सी हियर. अब यूपीएससी डिड आस्क क्वेश्चन in 2023. Describe the practical application of DNA technology in the current scenario. अब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही नहीं. इट इज रिलेटेड टू योर GS3 पेपर. आपके GS3 का जो पेपर है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो आप एनीवे इसको पढ़ोगे और जब आप GS3 में की प्रिपरेशन करोगे आपका ऑटोमेटिकली ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा. Discuss various methods of personal identification based on skeletal remains. This is forensic anthropology. ये भी 2023 में क्वेश्चन आया था. Anthropological knowledge. How anthropological knowledge of the human body may be used in designing equipments and articles of human use. Ethics and genetic engineering. Ethics and genetic engineering. Applied human genetics has come to touch every sphere of human life. Discussed in light of recent advance in molecular anthropology. अब ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए मेडिसिन की या साइंस की. सोशल साइंस के बच्चे भी ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे और उतना ही अच्छा समझेंगे जितना कोई नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स का बच्चा समझेगा. सी, ये डिमार्केशन हम लोगों ने क्रिएट करा है, जो फ्रेजाइल माइंडसेट के लोग हैं उन्होंने ही क्रिएट करा है. और एंथ्रोपोलॉजी ये एक्सप्लेन करता है दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस. Okay, as I have said that anthropology is a unique discipline.
So you are going to talk about philosophy, you are going to talk about culture, you are going to talk about family, marriage, kinship, जो कि कुछ टीचर्स या कुछ लोग इसको कंसिडर करते हैं सॉफ्ट डिसिप्लिन, सॉफ्ट टॉपिक, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप साइंस की टॉपिक्स पढ़ते हैं। ओके, आपको पढ़ना कैसे है, फिजिकल फैक्ट्स आपके पास आएंगे जब आपके पास सोशल फैक्ट्स हैं। So you would see that science and technology has been made by humans. Humans ने ही science and technology बनाया है, science and technology ने humans को नहीं बनाया है। ओके, सो यूथेनिक एंड यूजेनिक्स का एक डिबेट है इस पे, फाइन। तो ये कुछ आपका ना इनसाइट जब मैं पढ़ाती हूँ, सो आई डू नॉट टीच ओनली विद रिस्पेक्ट टू कवरिंग द सिलेबस, वो मेरा लास्ट बिल्कुल ही पॉइंट रहता है। आई वांट व्हेनेवर आई एम टीचिंग टू माय स्टूडेंट्स, दे मस्ट गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन डिटेल। सिलेबस कवरिंग तो होनी ही है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है, मेरा कोई एक स्टूडेंट नहीं हो सकता जो ये कहे कि मैम ने ये टॉपिक नहीं कंप्लीट कराया है। ये स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, कुछ टॉपिक्स में मैं 12 आवर्स ले लेती हूँ, 15 आवर्स ले लेती हूँ, कुछ टॉपिक में आई जस्ट टेक 2 आवर्स और 1 आवर्स, दैट डिपेंड्स ऑन cost and benefit analysis. Okay, so you can see this, fine. Very simple questions we are getting, anthropology, designing of equipments and so on. So जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, so you would be knowing anthropology of sports, nutritional anthropology, defense, forensic and applied human genetics. Okay, so kin anthropometry. Okay, so you would see that performance demands in present day sports are continuously increasing. आपको पता ही होगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन आज के टाइम में इतना ज्यादा वेल्थ, नेम और पावर हासिल कर लेते हैं, इट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट इन सम स्पोर्ट्स। सो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चाहिए आज के टाइम में हमें स्पोर्ट्स में। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, दे हैव टू बी रियली फिट, और उसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सो बॉडी फिजिक इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द लेवल ऑफ मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। तभी मैं कहती हूँ, इफ यू आर फिट, you are mentally fit also. Like if you're physically fit, you're mentally fit also. But ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। I have got exceptional cases जो कि body wise बहुत fit होते हैं, but यहाँ से sick होते हैं। Okay, so anyway, so it is a natural to have differences in body size, body proportion, and so on. Weight, height show remarkable differences, and you would see that this is how when we apply application of sports, okay, जब हम इनकी बॉडी फिजिक्स को बहुत ज्यादा बेटर वे में समझते हैं, ओके, सो यू विल सी दैट मॉर्फोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो बॉडी फिजिक का डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल सी। सो आपका स्पोर्ट्स जो है वो रिक्वायर करता है एब्सोल्यूट साइज, व्हाइल अदर्स रिलेटिव साइज ऑफ बॉडी सेगमेंट्स। So body proportionality is also found significantly different in various sports, events among both the genders. So female athletes tend to have proportionally smaller muscular skeletal size in upper body than lower body and also different limb. तो ये जो स्टडी है इसको आप किन एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल सी, किन एंथ्रोपोमेट्री। So kin anthropometry is a specialized subdiscipline in physical anthropology that deals with sports. Okay, so a scientific specialization dealing with body measurements in a variety of morphological perspective, its application to movement and those factors which influence movement. So एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी बॉडी फिजिक्स की, और कितना फैट चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए। और यू कैन सी हियर कुछ आपके पास ऐसे काफी स्टडीज भी रहते हैं। ओके, उसी तरीके से फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी एंड क्वेश्चंस ऑन डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के ऊपर भी काफी कंट्रोवर्शियल डिबेट रहता है। ओके, सो ये सारा अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है जो कि एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप करते हैं। तो उसका यूजेज क्या है, जब आप यूज करते हो एंथ्रोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को, उसे एक्शन एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। सो इट्स लाइक we while learning about anthropology or doing majors in anthropology, you can have direct application of that understanding. Okay, so this is how you can analyze, you can understand कि
एंथ्रोपोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेट करोगे, बट डू अंडरस्टैंड यू आर नॉट राइटिंग GS3 का पेपर। ये टॉपिक एज आई हैव शोन कि ये GS3 में भी है, लेकिन आपको यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। ये एक मेजर मिस्टेक्स है जो बच्चे कर रहे हैं। ओके बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजी ओवरलैपिंग है। अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया तो आपका 40-50% क्वेश्चंस आएंगे एसए में, पेपर 1 में, GS1 में, GS3 में, ओके GS4 में, क्योंकि फिलोसफी भी इन्वॉल्व है। बट इट डजंट मीन कि आपको वो GS में लिख लेना है, आपको लिखना है एंथ्रोपोलॉजिकल में ही है। तो ये मेरा मेजर एडवाइस है। आई होप आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को आपको रिलेट करना है एंथ्रोपोलॉजी में। थैंक यू।